हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीएस अतुल जैन क्लासेस। आज हम लोग देखो कंपनी लॉ में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो यहाँ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज से क्या मतलब है? मीन्स आप जो सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हैं वो डायरेक्टली कंपनी से कर रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट से नहीं कर रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट का मतलब कि एग्जिस्टिंग मेंबर्स या डिबेंचर होल्डर्स जो हैं उनसे परचेज ना करके आप डायरेक्टली कंपनी से परचेज कर रहे हैं, वो भी अलॉटमेंट के थ्रू। मतलब कंपनी ने पब्लिक इशू निकाला, आपने अप्लाई किया और कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिए। ठीक है, तो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज जब भी होगा उससे पहले आपने मतलब कंपनी ने क्या किया होगा, इन्विटेशन टू ऑफर दिया होगा प्रोस्पेक्टस के थ्रू। ठीक है, और देखो ये अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज की जो पावर है ना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग बोर्ड मीटिंग पे डिसाइड करते हैं कि किसको शेयर देने हैं, कितने शेयर देने हैं। ठीक है, तो बोर्ड मीटिंग पे डिसाइड होगा कि अलॉटमेंट किस किस को कितना कितना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते देखो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है जी, देखो क्या कहता है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मीन्स एन एक्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स out of previously unappropriated capital of a certain number of securities to persons who have made applications for securities। तो क्या कहना चाह रहा है कि जो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी है उसका मतलब क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। अनअप्रोप्रिएटेड कैपिटल को क्या कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट कर रहे हैं कुछ सिलेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन्स को जिन्होंने अप्लाई किया था शेयर्स के लिए, राइट। इट इज ऑन द अलॉटमेंट दैट सिक्योरिटीज कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो सिक्योरिटी कब एग्जिस्टेंस में आएगी, जब सिक्योरिटीज अलॉट हो जाएंगी। अलॉटमेंट से पहले सिक्योरिटीज एग्जिस्टेंस में नहीं होती। जनरल प्रोविजंस पे आ जाओ। देखो जनरल प्रोविजंस में क्या कहना चाहता है, नंबर वन बाय प्रॉपर अथॉरिटी, मतलब कि शेयर अलॉट करेगा कौन, प्रॉपर अथॉरिटी। और प्रॉपर अथॉरिटी है कौन शेयर अलॉटमेंट के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट एट रेगुलरली या लीगली कह सकते हैं, एट लीगली कंस्टिट्यूटेड बोर्ड मीटिंग। तो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही प्रॉपर अथॉरिटी है टू अलॉट शेयर्स, और वो भी क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग पर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, उसके बाद शेयर अलॉट करेंगे। ठीक है, चलो नंबर टू, विद इन रीजनेबल टाइम। कहते हैं जो सिक्योरिटीज अलॉट होंगी वो विद इन रीजनेबल टाइम हो जानी चाहिए। अब विद इन रीजनेबल टाइम क्या होता है, तो स्पेसिफाइड टाइम नहीं बोला उसने, स्पेसिफाइड टाइम कुछ है ही नहीं, तो रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर सिक्योरिटीज अलॉट हो जानी चाहिए। क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज रीजनेबल टाइम। अब देखो वैसे तो कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, बट सेक्शन 56 सबसेक्शन 4 ये किस चीज की बात करता है, ये बात करता है कि जो सर्टिफिकेट है ना, सर्टिफिकेट टू बी इशूड, सर्टिफिकेट कितने दिन के अंदर इशू हो जाने चाहिए ये बताता है वो। और ये क्या बोलता है, 2 months in case of allotment, 1 month in case of transfer and 6 months in case of debentures। तो ये कहना चाह रहा है 2 महीने, 1 महीने और 6 महीने के अंदर अंदर तो ना क्या हो जाना चाहिए, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इशू हो जाने चाहिए। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि पहले सर्टिफिकेट इशू होंगे कि पहले सिक्योरिटीज अलॉट होंगी। ऑब्वियस सी बात है पहले सिक्योरिटीज अलॉट होंगी, तो रीजनेबल टाइम क्या हो गया, ये जो टाइम पीरियड मैंने लिखा इससे पहले पहले सिक्योरिटीज अलॉट हो जानी चाहिए। तो जैसे अलॉटमेंट की बात करूं मैं, शेयर अलॉटमेंट की, तो 2 महीने की बात है, तो रीजनेबल टाइम क्या हो गया कि सिक्योरिटीज अलॉट्स 2 महीने से पहले पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि 2 महीने के अंदर तो सर्टिफिकेट भी इशू हो जाने चाहिए। तो कह सकते हैं बिफोर टाइम पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 4। तो 56 सबसेक्शन 4 में जो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है उससे पहले पहले सिक्योरिटीज अलॉट हो जानी चाहिए। चलो जी, थर्ड पॉइंट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखो जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, राइट। तो थर्ड पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। मतलब वो ये कहना चाह रहा है, देखो यहाँ कि अलॉटमेंट जो आप करोगे शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, मतलब कंडीशन नहीं लगाओगे साथ में।
कि सिक्योरिटीज अलॉट करने के टाइम पे कंपनी कंडीशन लगा रही है मेंबर्स के साथ। क्या कंडीशन लगा रही है कि भाई ठीक है हम सिक्योरिटीज तो आपको अलॉट कर रहे हैं बट आपको राइट टू वोट नहीं है। तो क्या ऐसी सिक्योरिटीज आप इशू कर सकते हैं? नहीं। या राइट टू स्पीक नहीं है, मीटिंग पे आना, चुपचाप आना और वापस चले जाना, आपके पास राइट टू स्पीक, राइट टू वोट नहीं है, क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? नहीं। तो कंडीशन नहीं लगाएगी कंपनी। नेक्स्ट वन, मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब यहाँ वो ये कहना चाह रहा है आप कि देखो जो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है सिक्योरिटीज अलॉट करने की, तो कम्युनिकेट भी करना जरूरी है। किसको? जिनको शेयर अलॉट हुए हैं, मतलब अलॉटीज को। ऐसा नहीं कि आपने शेयर अलॉट कर दिए और शेयर सर्टिफिकेट छपवा भी दिए बट आप उसको डिस्पैच करना भूल गए बस, तो ये अलॉटमेंट वैलिड अलॉटमेंट नहीं होगा भाई। ठीक है, तो अलॉटमेंट का कम्युनिकेट होना जरूरी है। जैसे हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं ना कि भाई एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना जरूरी है, ऐसे ही यहाँ अगर कंपनी पब्लिक इशू निकाल रही है भाई, तो कंपनी ने पब्लिक इशू निकाला तो ये ऑफर नहीं है, इन्विटेशन टू ऑफर है। और फिर पब्लिक ने अप्लाई किया तो ये ऑफर है। अब एक्सेप्ट कौन करेगा? कंपनी। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना जरूरी है। वो ये कहना चाह रहा है कि आपने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो आप उसको बता दो। किसको बता दो? लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू करो। किसको? अलॉटीज को, राइट। तो अलॉटमेंट का कम्युनिकेट होना भी जरूरी है। क्या कहता है देखो, द अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, दैट इज पोस्टिंग ऑफ लेटर ऑफ अलॉटमेंट विल बी टेकन एज वैलिड कम्युनिकेशन। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने लेटर ऑफ अलॉटमेंट पोस्ट कर दिया यहाँ से तो ये माना जाएगा कि भैया एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गया, चाहे पड़े ही अलॉटी को अभी तक मिला हो चाहे ना मिला हो। तो कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके घर जाके देख के आने की नहीं है, सिर्फ यहाँ से डिस्पैच कर देने की है। ठीक है, इवन इफ द लेटर इज लॉस्ट इन ट्रांजिट और डिलेड इन ट्रांजिट, कहते चाहे पड़े ये लेटर ऑफ अलॉटमेंट रास्ते में खो गया या रास्ते में डिले हो गया, अब ये कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट एक और बना लेते हैं इसमें। फिफ्थ पॉइंट क्या है देखो, अलॉटमेंट should not be should not be in contravention of in contravention of any other law। तो अलॉटमेंट किसी और दूसरे लॉ के कॉन्ट्रावेंशन में भी नहीं होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं अलॉटमेंट टू अ माइनर। अलॉटमेंट टू माइनर कर सकते हैं आप? शेयर अलॉट कर सकते हैं माइनर को? नहीं, क्योंकि माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। सेक्शन 11 बोलता है ना, किसका? सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, कि भाई माइनर तो क्या है? इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है, इसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। डन। चलो, ऊपर जो प्रोविजंस पढ़े थे हमने, ये तो पढ़ते हैं भाई जनरल प्रोविजंस। अब हम आते देखो स्टेचुरी प्रोविजंस जो एक्ट में स्पेसिफाइड है ना रिगार्डिंग अलॉटमेंट। क्या स्टेचुरी प्रोविजंस है जी? देखो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी की बात कर रहे हैं। क्या कहता है एप्लीकेशन मनी? ये सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है। क्या कहता है इस केस में वो, कि जो एप्लीकेशन मनी है दैट मस्ट नॉट बी लेस देन 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, राइट। और साथ में और भी लिखा देखो, और सच अदर परसेंटेज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। तो कंपनी से क्या कह रहा है सेक्शन 39 सब सेक्शन 2, 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा तो हो सकता है, कम नहीं हो सकता। और सच अदर परसेंटेज एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेबी, तो वे कहना चाह रहा है कि अगर सेबी ने कुछ स्पेसिफाई किया हुआ तो फिर वही चलेगा, राइट। चलो, और जितना भी एप्लीकेशन मनी आएगा दैट शैल बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट अकाउंट, जिसको हम लोग क्या करते हैं? एस्क्रो अकाउंट। किस में खोल के चलते हो आप? शेड्यूल्ड बैंक में। शेड्यूल्ड बैंक का मतलब जो आरबीआई की सेकंड शेड्यूल में स्पेसिफाइड है। तो मीन्स कंपनी जब भी पब्लिक इशू निकालती है ना भाई, तो अलग से एक स्पेशल अकाउंट खोल के चलती है शेड्यूल्ड बैंक में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्क्रो अकाउंट। ठीक है, तो एप्लीकेशन जब भी इशू ओपन होगा, तो वहां से जितना भी एप्लीकेशन मनी के लिए चेक, ड्राफ्ट, जो भी कुछ आएगा वो सब कहाँ जाता रहेगा? एस्क्रो अकाउंट में। ठीक है ना। और जब इशू क्लोज हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं? इशू क्लोज होने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करते हैं, बोर्ड मीटिंग पे डिस्कस करते हैं
कि भाई कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, हम शेयर अलॉट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया तो आप क्या करते हो, ये पैसा एस्क्रो अकाउंट से निकाल लेते हो और यूज़ करना शुरू कर देते हो। और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो एस्क्रो अकाउंट से आप क्या करोगे, सबके पैसे वापस कर दोगे। ये सिस्टम होता है। तो मीन जब भी कंपनी पब्लिक इशू निकालती है, एक नया अकाउंट खोल के चलती है शेड्यूल्ड बैंक में, किस नाम से, एस्क्रो अकाउंट के नाम से, और उसी में सारे चेक और ड्राफ्ट जमा हो जाते हैं। ठीक है जी। तो देखो क्या कहना चाह रहा है, सच मनी कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द फॉलोइंग टू पर्पस। तो जो पैसा एस्क्रो अकाउंट में जमा हो गया ना कि भाई, वो सिर्फ दो पर्पस के लिए यूज होगा। नंबर वन, फॉर एडजस्टिंग अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज वेयर लिस्टिंग परमिशन इज परमिटेड। वही कहना चाह रहा है, देखो जब भी पब्लिक इशू निकालोगे आज की डेट में लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना भी जरूरी है। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग परमिशन लेना जरूरी है। ठीक है, तो लिस्टिंग परमिशन अगर मिल गई तो आप ये पैसा यूज कर सकते हो, एडजस्ट कर लेना अलॉटमेंट के टाइम पे। या फिर रीपेमेंट ऑफ मनी वेयर द कंपनी इज फॉर एनी अदर रीजन अनेबल टू अलॉट सिक्योरिटीज। या फिर ये पैसा सबको वापस कर दो, मतलब दो ही पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, या तो अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लो अगर लिस्टिंग परमिशन मिल गई तो, अदरवाइज सबका पैसा वापस कर दो। या तो लिस्टिंग परमिशन नहीं मिली या किसी और वजह से इशू फेल हो गया, लाइक 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आया है ना। चलो सेकंड पॉइंट में आते हैं जी। सेकंड पॉइंट किसकी बात कर रहा है, देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की ही बात कर रहा है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना चाहिए वो ये बता रहा है। ठीक है, तो इसको डायग्रामेटिक वे में समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना चाहिए। ठीक है, देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है, देखो मिनिमम इशू साइज, मिनिमम इशू साइज टू बी सब्सक्राइब्ड, टू बी सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक। ठीक है, मिनिमम इशू साइज टू बी सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक। तो ये कहना चाह रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल कंपनी ने ना भाई 1 करोड़ का इशू निकाला है, 1 करोड़ का 90%, सेबी गाइडलाइंस 90% की बात करती है, तो 1 करोड़ का 90% मतलब 90 लैक्स। तो 90 लाख रुपीज के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 90 लाख रुपीज आना जरूरी है, 90 लाख रुपीज के लिए, 90 लाख रुपीज के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आना जरूरी है ना। तो ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है ये दो जगह दिया हुआ है भाई। एक तो सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, और दूसरा सेबी गाइडलाइंस में, सेबी गाइडलाइंस, राइट। तो देखो जो सेक्शन 39 है ना भाई कंपनीज एक्ट का, वो तो क्या कहता है, वो तो ये कह रहा है वट एवर स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, वट एवर स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। वो ये कहना चाहता है जब भी प्रोस्पेक्टस आप इशू करते हो तो प्रोस्पेक्टस में भी आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्पेसिफाई करते हो, तो जो भी आप प्रोस्पेक्टस में स्पेसिफाई कर दोगे दैट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब वो चाहे 89% हो, 91% हो, 90% हो, कुछ भी हो सकता है। बट जो सेबी गाइडलाइंस है वो क्या कहती है, 90% ऑफ इशू साइज। ठीक है, तो सेबी गाइडलाइंस तो क्या कर रही है, सीधे सीधे फिक्स परसेंटेज रखा हुआ है 90% ऑफ इशू साइज। और सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है, वट एवर स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना है या फिर सेबी गाइडलाइंस। देखो आपको दोनों ही फॉलो करने हैं, आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, ना तो आप कंपनीज एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन कर सकते और ना ही आप सेबी गाइडलाइंस का, तो आपको दोनों को ही फॉलो करना है। तो आपको क्या करना होता है, जो प्रोविजन मोर स्ट्रिंजेंट है वो ले लो। इट मीन्स विच एवर इज हायर जो होता है ना वो फॉलो करना है, विच एवर इज हायर फॉलो कर लेना। तो मान लो सेक्शन 39 जो है ना, 39 की रिक्वायरमेंट जो है वट एवर स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, तो प्रोस्पेक्टस में अगर आपने 91% लिख दिया तो फिर तो 91% ही चलेगा, और अगर प्रोस्पेक्टस में आपने 89% लिखा तो फिर कम से कम 90% चलेगा। इट मीन्स बाय डिफॉल्ट आप ये कह सकते हैं कि भैया कम से कम 90%
तो एप्लीकेशंस आ ही जानी चाहिए, तभी शेयर अलॉट होंगे, वरना तो ये इशू फेल हो जाएगा। तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू आप 90% से ज़्यादा तो कर सकते हो, कम नहीं कर सकते। तो विच एवर इज हायर, क्या कह रहा है, विच एवर इज हायर टू बी रिसीव्ड, ये रिसीव हो जाना चाहिए कितने दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज के अंदर अंदर, ठीक है ना, विद इन 30 डेज के अंदर अंदर। और अगर नहीं रिसीव हुआ तो अदरवाइज, अदरवाइज रिफंड एंटायर एप्लीकेशन मनी, एंटायर एप्लीकेशन मनी विद इन कितने दिन के अंदर, नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर, विद इन नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर आप क्या करो, सबके पैसे वापस कर दो विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट। और अगर आपने 15 दिन के अंदर सबके पैसे वापस नहीं किए, है ना, अगर सबके पैसे वापस नहीं किए विदाउट इंटरेस्ट, इफ नॉट, तब क्या होगा, तब साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा आपको। देन ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट will be liable to pay interest, to pay interest at the rate of 15% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट को फिर 15% के हिसाब से ब्याज भी देना पड़ेगा, ठीक है जी। कब से देना पड़ेगा ब्याज, ये ब्याज किस डेट से देना पड़ेगा, देखो ये जो ब्याज लगेगा ना, ये पिछले 15 डेज का भी लगेगा। इट मीन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फ्रॉम 31st डे से ही ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। तो पिछले जो 15 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिला था ना, वो भी खत्म हो जाएगा एक तरह से। तो या तो शराफत से 15 दिन के अंदर अंदर सबके पैसे वापस कर दो, और अगर पैसे वापस नहीं किए तो पहले ही दिन से, 16वें दिन से नहीं, पहले दिन से ब्याज लगेगा फिर उस केस में, ठीक है। ये कहना चाह रहा है वो। देखो यहाँ एक गड़बड़ हो गई कि जो ब्याज लगना है ना, वो 31st डे से नहीं लगेगा, ये लगेगा 16th डे से, ठीक है। तो ये ग्रेस पीरियड का चक्कर जो हम खत्म करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे, अभी आएगा। तो इट मीन्स या तो 15 दिन के अंदर अंदर सबके पैसे वापस कर दो, और अगर 15 दिन के अंदर सबके पैसे आपने वापस नहीं किए तो 16वें दिन से ब्याज देना पड़ेगा, पिछले 15 दिन का नहीं लगेगा, 16वें दिन से आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। कितने परसेंट, 15% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं जी। ये बात हो गई देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ, क्या कहते हैं, लिस्टिंग परमिशन की बात कर रहा है अब। एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर शैल before making such offer make an application to one or more recognized stock exchange and obtains permission for the securities to be dealt with in such stock exchange। मतलब क्या कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है जो भी कंपनी पब्लिक इशू निकाल रही है ना, तो लिस्टिंग परमिशन उसको ले लेनी है, सिर्फ अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई भी कर देना है और लिस्टिंग परमिशन मिल भी जानी चाहिए। बट पहले जो था ना, पहले मतलब कंपनीज एक्ट 1956 में ये ऑब्टेन वाली कंडीशन नहीं होती थी। तो उसमें तो क्या होता था 1956 में, कंपनीज एक्ट 1956 में, उसमें ये होता था कि आपने लिस्टिंग परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया हो और 10 वीक्स का पीरियड प्रेस्क्राइब था, भाई 10 वीक्स के अंदर अंदर आपको लिस्टिंग परमिशन मिली जाएगी, इन बिटवीन आप पब्लिक इशू निकाल लो, और लिस्टिंग परमिशन मिल गई तो ठीक है, ये इशू वैलिड होगा, अदरवाइज तो अलॉटमेंट फेल हो जाएगा। और देखो लिस्टिंग परमिशन क्यों नहीं मिलेगी, जब आप स्टॉक एक्सचेंज की सारी कंडीशंस फॉलो करोगे तो ये होता था, तो वहाँ टाइम खराब नहीं होता था हमारा। तो लिस्टिंग परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया आपने, इधर आप प्रोस्पेक्टस इशू करो, इशू की सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करो, उधर से लिस्टिंग परमिशन मिलती रहेगी, इधर इशू निकल जाएगा आपका। बट अब क्या कहना चाह रहा है वो, भैया पहले शांति से आराम से घर बैठ के लिस्टिंग परमिशन ले लो, उसके बाद आप पब्लिक इशू निकालना। तो लिस्टिंग परमिशन आपको मिल जानी चाहिए, इंपॉर्टेंट लिख दिया ये लो मैंने।
राइट, ये कहना चाह रहा है। और लिखा भी देखो, एनी अलॉटमेंट विदाउट परमिशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज शैल बी वॉइड। लिस्टिंग परमिशन आपको मिली नहीं और आपने शेयर अलॉट कर दिए, तो ऐसा अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। चलो जी देखो आगे चलते हैं। तो स्टेचुटरी प्रोविजंस पढ़ रहे हैं हम लोग अलॉटमेंट से रिलेटेड। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए, पॉइंट नंबर 4, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट अंडर सेक्शन 39। तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का मतलब डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट की बात हो रही है ना, डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट। तो डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट का मतलब कि आपने किस किस को शेयर अलॉट किए, कितने शेयर अलॉट किए, उनका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल्स आप किसको फाइल करते हो, आरओसी को। किस फॉर्म में, फॉर्म नंबर पास 3 में। कितने दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर पास 3 के थ्रू आप क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करते हैं। कौन फाइल कर रहा है, कंपनी। किसको, आरओसी को। मैनुअली की इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली, राइट। और उसके साथ ये सब डॉक्यूमेंट्स भी लगाओगे। नंबर 1, लिस्ट ऑफ अलॉटीज। लिस्ट ऑफ अलॉटीज समझ गए ना कि अलॉटीज अगर बहुत सारे हैं तो एक्सेल पे शीट बना के लगाओ अटैच करके। तो लिस्ट ऑफ अलॉटीज में क्या आएगा कि जिन जिनको आपने शेयर अलॉट किए उनका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, कितने शेयर अलॉट किए, राइट, ये सब चीज़ें आप उसमें बताओगे। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट्स इन राइटिंग किस केस में चाहिए, कि आपने जो अगर शेयर अलॉट किए वो फॉर अदर देन कैश किए, तो हो सकता है ना आपने किसी से कुछ उसकी एसेट्स खरीदी हो, बिजनेस खरीदा हो, तो बदले में आप क्या कर रहे हो, उसको शेयर अलॉट कर रहे हो। तो कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग वो होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी साथ में लगानी पड़ेगी आपको, किसके पास, 3 के, एज एन अटैचमेंट जाएगा वो भी। थर्ड वन, अगर आपने बोनस सिक्योरिटीज अलॉट की हैं, तो बोनस सिक्योरिटीज तो क्या होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप सिक्योरिटीज अलॉट कर रहे हैं तो उस केस में भी पास 3 जाएगा। बट देखो बोनस इशू निकालने के लिए आपने जो रेजोल्यूशन पास किया होगा ना शेयर होल्डर्स का, वो अटैच करना पड़ेगा साथ में पास 3 के। डन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जी। फिफ्थ पॉइंट देखो, अंडरराइटिंग कमीशन की बात कर रहा है। अभी अंडरराइटिंग कमीशन क्या कहता है, देखो जैसे कंपनी अपने गुड्स बिकवाने के लिए एजेंट्स को अपॉइंट करती है, ऐसे ही कंपनी अपने शेयर्स को बिकवाने के लिए अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है, ठीक है। और ये अंडरराइटर्स होते कौन है, जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं ना, पीएफआईज आप जिनको बोल सकते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो काम करते हैं अंडरराइटिंग का। तो वो क्या कर लेते हैं, आपके साथ अंडरटेक कर लेते हैं, कंपनी के साथ अंडरटेक कर लेते हैं कि भाई आपकी कंपनी के इतने शेयर्स तो हम बिकवा देंगे, और अगर नहीं बिकवाए तो हम खरीद लेंगे। बदले में उन्हें क्या मिलता है, बदले में उन्हें मिलता है अंडरराइटिंग कमीशन। तो उसी की बात हो रही है देखो यहाँ, व्हेन सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू द पब्लिक, अ कंपनी वुड नेचुरली लाइक टू एंश्योर सक्सेस ऑफ द इशू। कि कंपनी ये चाहती है कि भैया ये इशू फेल ना हो जाए, क्योंकि ये इशू निकालने में खर्चा बहुत होता है। तो पता लगा हमने खर्चा भी किया इशू निकालने, हमारा इशू फेल हो गया। 90% के लिए एप्लीकेशन आई नहीं, 89% के लिए आई, तो ये इशू तो फेल हो जाएगा, ठीक है, और इशू निकालने का खर्चा भी बेकार हो जाएगा। तो एक तरह से अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, इट इज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट अंडर सब्सक्रिप्शन। एक तरह से इंश्योरेंस करा लिया आपने अंडरराइटर से, क्या कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो वो देख लेगा, कौन देख लेगा, अंडरराइटर, वो खरीद लेगा सिक्योरिटीज। इट में देयर फोर मेक एन एग्रीमेंट विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कंपनी क्या करती है जनरली, कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक एग्रीमेंट कर लेती है, हु इन कंसिडरेशन ऑफ कमीशन एग्री टू सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटीज टू द एक्सटेंट टू विच सिक्योरिटीज आर नॉट टेकन बाय द पब्लिक। ठीक है, जितनी सिक्योरिटीज पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करेगी तो हम खरीद लेंगे, बदले में आप हमें उन पे कमीशन दे देना बस। द कमीशन सो रेफर टू इज नोन एज अंडरराइटिंग कमीशन। Thus, underwriting is an insurance against under subscription। तो अंडरराइटिंग क्या हो गया, एक तरह से इंश्योरेंस हो गया अगेंस्ट अंडर सब्सक्रिप्शन, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है बात यहाँ तक। तो देखो सेक्शन 40 जो है ना कंपनीज एक्ट 2013 का, इट परमिट्स अ कंपनी टू पे कमीशन इंक्लूडिंग अंडरराइटिंग कमीशन टू एनी पर्सन who subscribe or agree to subscribe or procure or agree to procure subscription for any securities or debentures on the fulfillment of certain conditions। तो कहता है अंडरराइटिंग कमीशन से रिलेटेड ना एक सेक्शन 40 है, सेक्शन 40 बताता है कि कितना कमीशन दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं, क्या कंडीशंस हैं।
वही कंडीशंस हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, किसकी, सेक्शन 40 की। नंबर 1 कहते हैं पेमेंट ऑफ कमीशन लाइक अंडरराइटिंग कमीशन मस्ट बी अथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। मतलब आर्टिकल्स में अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप अंडरराइटिंग कमीशन दे सकते हैं। नंबर 2 जो सिक्योरिटीज आप पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहे हैं, विच आर नॉट ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, उन पर कोई अंडरराइटिंग कमीशन नहीं देना। जो सिक्योरिटीज आप पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहे हैं उन पर कोई भी अंडरराइटिंग कमीशन नहीं देना है। शैल नॉट बी पेड ऑन दोज सिक्योरिटीज विच आर नॉट ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। थर्ड वन, कमीशन में बी पेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ इशू और प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी और बोथ। कहते हैं अंडरराइटिंग कमीशन जो आप देंगे वो फ्रेश इशू से भी दे सकते हैं और जो आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल पड़े हुए हैं वहां से भी दे सकते हैं और दोनों से भी दे सकते हैं। ठीक है, और जो अंडरराइटिंग कमीशन की परसेंटेज है वो कितना रहेगा, 5%, मस्ट नॉट एक्सीड, इससे ज़्यादा नहीं होगा, देखो कम हो सकता है, मस्ट नॉट एक्सीड 5% और 2.5%। ठीक है, 5% कब है, 5% किसके केस में है, 5% है देखो शेयर्स के केस में, और 2.5% डिबेंचर्स के केस में। ये मैक्सिमम रेट्स हैं 5% और 2.5%। इससे कम तो दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो मान लो सेबी गाइडलाइंस में इससे कम दिया हुआ है तो फिर वही चलेगा। ठीक है, बट सेबी गाइडलाइंस भी इस बार 5% और 2.5% को क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि कंपनी से मना कर रहा है। नेक्स्ट वन क्या कहता है, द नेम ऑफ द अंडरराइटर एंड रेट ऑफ कमीशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन द प्रोस्पेक्टस। कहता है किस अंडरराइटर को आपने अपॉइंट किया उसका नाम भी बताएंगे और कितने % आप उसको कमीशन देंगे वो भी बताना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस में। नेक्स्ट क्या कहता है, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट जो आपने किया अंडरराइटर के साथ वो भी आप किसको भेजेंगे, देखो रजिस्ट्रार को भेजेंगे अलोंग विद प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच करके भेज देना उसको। ठीक है, तो हमने प्रोस्पेक्टस में ही पढ़ी थी बात। नेक्स्ट वन, प्रोस्पेक्टस में आप ये भी बताएंगे नंबर ऑफ सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स विच हैव बीन अंडररिटन, कि कितने सिक्योरिटीज या डिबेंचर्स आपने अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट में रखे हैं। ठीक है, अंडरराइटर्स ने कितने अंडरटेक किए हैं वो नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स भी बताएंगे आप। ठीक है, ये बात थी देखो। तो ये थे स्टेचुटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अब एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ सेक्शन 42 में, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट वाली बात है देखो, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेक्शन 42 डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।